नमस्ते, मैं एच के बिष्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब ये जो है ये एचसी टॉक्स का सेकंड एपिसोड है, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो है कुणाल ओक भैया। वो जो है डिफेंडिंग नेशनल चैंपियन है और मतलब कि बिग क्यूब्स के एक्सपर्ट है, स्पेशली 7x7 के एक्सपर्ट है। मैं तो कभी 7x7 छुआ भी नहीं है, पर वो एक्सपर्ट है, तो अब उनसे ही थोड़ा सुन लेते हैं। वेलकम भैया, आपका इस वीडियो में स्वागत और थैंक यू, आपने मेरे आप प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वीडियो का पार्ट बने। Hello, thank you for having me. तो अब आपको ये मालूम है एचसी टॉक्स इंटरव्यू है। अब मेरे तरफ से थोड़ा सा इंटरेक्शन में ज्यादा करता हूँ कि आपको ये मजा आए, मुझे भी मजा आए, ऑडियंस को भी मजा आए। थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑडियंस की तरफ से, मतलब कि जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चंस भेजे उनके तरफ से, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे तरफ से है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है कि हाउ डिड यू स्टार्ट क्यूबिंग। तो मतलब मैं जब स्कूल जाता था तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा स्कूल दिल्ली में है, तो मैं बस से जाता था। मेरे बस के स्टॉप पे एक सीनियर था और मतलब काफी टाइम से मुझे लगता था कि क्यूब ऐसी चीज है जो कुछ समझदार लोग हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। ये बंदा बस में आया, ये क्यूब सॉल्व करने लगा और उसने मुझे बताया कि ये सीखा भी जा सकता है, कि मतलब पूरा इंट्यूशन से नहीं होता। तो फिर ऑब्वियसली अगले दिन घर पे कोई रैंडम पड़ा हुआ क्यूब था, वो लिया मैंने। आई थिंक सभी के घर पे एक पड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। और रूबिक्स पे एक ट्यूटोरियल पीडीएफ है उनका, वहां से मैंने सीखा। और उस टाइम पे यूट्यूब पे भी कम ही ट्यूटोरियल्स थे, आई थिंक सब लोग डैन ब्राउन के ट्यूटोरियल से सीखते थे, मैंने रूबिक्स के पीडीएफ से सीखा। तो उसमें व्हाइट क्रॉस सिखाया था, अब तक मैं व्हाइट क्रॉस ही करता हूँ। हाँ, तब से ऑब्सेस हो गया। यही देखिए, मतलब सीनियर ने इंट्रोड्यूस कराया और फिर हम दोनों रेस करने लग गए, फिर इवेंचुअली मैंने उसे ओवरटेक करा और अब वो हाँ हाँ। क्यूबिंग नहीं करता। और हाँ, तो उसको कितना साल हो गया उस बात को। अब हो गए 8वां साल है। बाप रे, प्लस सोच सकते हैं हाँ, एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। वही मतलब, तो ये भी बात है ना कि कोविड में ही कितना टाइम निकल गया उसका। और हाँ। मतलब उस स्पीड क्यूबिंग के बारे में उतना सीरियस नहीं था, मतलब 2013 में स्टार्ट किया था। लेकिन स्पीड क्यूबिंग मैंने प्रॉपरली सिर्फ 2015 में स्टार्ट करी। उस टाइम पे मैं बस बिगिनर्स मेथड करता था, ये सीनियर को रेस करता था बस। अब मेरे बहुत सारे लोग अभी भी डाउट रहते हैं कि क्यूबिंग जो है ऐसा चीज है जो बहुत स्मार्ट लोग ही कर सकते हैं, जिनका हाई आईक्यू है वो सब। मैंने भी अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो क्यूबिंग है वो कोई भी अगर प्रॉपर्ली सीखे, अब ये नहीं कि बस ऐसे बस सीखना है वैसे सीखे, तो उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं रहता सामने वाले, तो वो सीखा जा नहीं सकता कोई भी चीज, सिर्फ क्यूबिंग कोई भी हाँ, चीज हो। हाँ, पर इंटरेस्ट के साथ सीखे तो वो आराम से सीखा जा सकता है, और आप फिर सामने वाले को ओवरटेक भी कर सकते हो। जैसे भैया ने भी अपने वो सीनियर को ओवरटेक किया, तो वैसे भी आप जिसको फॉलो करो, जिससे देखा है उसको भी ओवरटेक कर सकते हो धीरे धीरे। अब जैसे मैंने अपने पियानो सर से सीखा था बैक इन 2019। बस वो 5-6 दिन का जो शौक था, फिर 2021 में वापस स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। तो उनसे मैंने सीखा था। उनका एवरेज भी अभी भी, मतलब कि वो प्रोफेशनली क्यूबिंग नहीं करते हैं, उनका पूरा म्यूजिक का स्टूडियो है, तो वो चलाते हैं मेनली। हाँ, क्लासेस भी देते हैं वो क्यूबिंग की। मतलब मैं फर्स्ट स्टूडेंट था क्यूबिंग का, कि मैंने उनके पास देखा, मैंने पूछा सर आपको आता है सॉल्व करना, आप मुझे सिखाएंगे सर? बोले ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर दी। हाँ, फिर अभी वो वैसे ही चल रहा है। अब मैंने उन्हें कितना पहले ही ओवरटेक कर लिया, मतलब कि उनका एवरेज भी अराउंड 40-50 आता है, मेरा बिगनर्स मेथड से 40-50 आता ही था। हाँ, फिर अब तो 15 सेकंड। तो उसमें भी एक तो रहता है कि हाँ, जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे इंस्पिरेशन थे, जिनको देख के मैंने सीखा, हाँ, उनको ओवरटेक करने से सामने वाले को भी खुशी रहता है, मुझे भी खुशी मिलती है। हाँ। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत जन को आता है वो ये कि आपको बड़े केस में इंटरेस्ट कैसे पड़ा। तो ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो थिंक मैथ्स ऑफ ओपन 2016 था, 2016 नहीं, आई थिंक 2017 था। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय मेरे और शिवम बंसल का एक 3x3 राइवलरी होता था। और मैंने एक चैट में मजाक करा था उस टाइम पे, मेरा शिवम का ऑफिशियल 3x3 एवरेज था 9.86। मैंने बीट किया था विद 9.80। मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि अरे शिवम, तू तो मुझे 0.01 से बीट कर देगा। और फिर मैथ्स ऑफ ओपन आया, मेरा 9.80 था, उसने सही में 9.79 एवरेज आया। और फिर फाइनल्स में क्या हुआ कि मेरा 9.78 एवरेज आता और मैं आई थिंक सेकंड या थर्ड प्लेस आता। लेकिन एक +2 की वजह से मेरा पोडियम रह गया, तो मैं आई थिंक फोर्थ आया था अपनी बैटरी में। तो बिग क्यूब्स करने का मन करा, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे एक इवेंट में इतना ज्यादा अच्छा होना है कि अगर +2 भी हो जाए मैं जीत जाऊं।
है ना, थोड़ा सा सेफ विक्ट्री होना चाहिए। हाँ मतलब 3x3 में यही था कि उस टाइम पे तो आर्यन डोमिनेट करता था, मैं उस टाइम पे एक भी कॉम्प जीता नहीं था। एक और फाइनल में मैं आर्यन से सेकंड आया था +2 की वजह से। तो ऐसी +2s की मेरी काफी खराब हिस्ट्री रही है। और हाँ, फिर मैं बिग क्यूब्स करने लगा। फिर था SNU ओपन 2017। वहां पे पहले लोगों को पता चला कि मैं बिग क्यूब्स के बारे में थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। मैं शिवम के पीछे सेकंड आया 6x6 और 7x7 में। अब फनी बात ये है कि 3x3 मैंने करना छोड़ दिया था, लेकिन उस कॉम्प पे मैं जीत गया 3x3 संभव। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं 3x3 जो प्रैक्टिस करता हूँ घर पे टाइम से अच्छा आता है, कॉम्प पे नॉट सो मच। और जैसे ही मैं बिग क्यूब्स करता हूँ 3x3 में अच्छा आता है। हाँ, फिर मैं बिग क्यूब्स करता रहा। इवेंचुअली मैंने शिवम को ओवरटेक किया। फिर मतलब मेरा क्लास 12 था, जेई वगैरह था, तो एक साल के लिए मुझे कंपीटिंग छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं बिग क्यूब्स प्रैक्टिस कर रहा था। और उस टाइम पे जब मैंने कंपीटिंग क्विट किया, मेरा 3x3 एवरेज था 9.01। बहुत दुख हुआ था मुझे सब नाइन छोड़ने पे, क्योंकि उस टाइम पे सब नाइन बहुत बड़ी बात थी इंडिया में। हमारा एनआर एवरेज कुछ लो 8 था, तो सब नाइन काफी बड़ी बात थी। तो मेरा 9.01 आया, मैं दुखी था काफी। और आई थिंक एक और बार मेरा +2 की वजह से सब नाइन भी छूट गया था। तो +2 के साथ किस्मत ही खराब है मेरी। और फिर मैंने कंपीटिंग फिर से शुरू किया। फिर से मैं बिग क्यूब्स कर रहा था, लेकिन समहाउ 3x3 में मैं सेकंड आया 8.5 एवरेज के साथ, आउट ऑफ नोवेयर। और फिर से 3x3 करने लगा, कुछ खास हुआ नहीं। और फिर हाँ, फिर मैं बिग क्यूब्स करता रहा। और फिर जब मैंने कंपीटिंग फिर से स्टार्ट किया, मैंने 7x7 मेन 0.8 सेकंड से मिस किया, जो मतलब कि वो कितना छोटा मार्जिन होता है 7x7 में। बहुत दुख हुआ मुझे। और फिर ये था SRCC पे एक कौन था, फ्रोजन फिंगर्स गाजियाबाद। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था अर्नव, वो रहता है गाजियाबाद में। उसके घर के बेसमेंट में हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वेन्यू। और उस टाइम पे हमारा एनआर सिंगल 7x7 का था 236 या फिर 235। मेरा आया 227। लेकिन टाइमर मैल फंक्शन हो गया। वाह। टाइमर स्टॉप किया, मैं सेलिब्रेट करने लगा, फिर मैंने देखा कि टाइमर रीसेट। 8888। ओ। और मैं मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से, क्योंकि अगर बिग क्यूज में ऐसा होता है तो नॉर्मली DNF होता है, और 6x6 7x7 मतलब मीन DNF है ना। लेकिन मैंने जज के सामने, मैं हमेशा अगर कोई वीडियो देखा है मेरा बिग क्यूब करते हुए कुछ भी, मैं क्यूब आराम से पहले मैट पर रखता हूँ, फिर मैं टाइमर आराम से स्टॉप करता हूँ, ताकि जज को दिखे कि मेरी वजह से कोई टाइमर मैल फंक्शन नहीं हुआ है। तो थैंकफुली जज ने बताया कि हाँ, इसने बहुत आराम से टाइमर स्टॉप किया। और फिर से मेरा वहां पे कुछ 1 सेकंड से एनआर मीन मिस हुआ। तो ये 2 बार एनआर मिस करके, और एक बार तो एक्चुअली एनआर ब्रेक करके, लेकिन फिर वो मैल रिसॉल्व फंक्शन। होने पर दुख हुआ काफी। लेकिन उस कॉम्प पे मेरा सब 1 आया 5x5 में, और सब 2 आया 6x6 में, जो अगेन उस टाइम पे बड़ी बात थी। अभी तो कोई बड़ी बात है नहीं लोगों के लिए। और फिर हाँ, फिर नेशनल्स आया, तो नेशनल्स के लिए मैं एक ऑर्गेनाइजर था। तो कॉम्प कॉम्प भी बहुत अच्छा गया, और वहां पे मेरे 3 एनआर टूटे, और अब तक मेरे पास 7x7 का टाइटल है। तो मतलब ये बात थी कि मैंने बोला था ना कि मैं इतना बाकी सबसे अहेड होना चाहता हूँ, कि अगर +2 आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। तो एनआर मीन मैंने 10 सेकंड से तोड़ा, और फिर फाइनल्स में दोबारा खुद ही का एनआर मीन तोड़ा, और एनआर सिंगल मैंने कुछ 7-8 सेकंड से तोड़ा। तो वो अच्छा लगा कि मेहनत करके फाइनली कुछ हार लिया फल मिला। मैंने। हाँ। तो इस टाइम पे अनीश राजेश और ध्रुव सुरेश, ये 2 बिगेस्ट नेम्स थे बिग क्यूब्स के इंडिया में। अब आई थिंक दोनों उतने एक्टिव नहीं है, बट अनीश के पास बहुत टाइम से बिग क्यूब एनआर्स का काइंड ऑफ मोनोपोली था। 5x5 6x6 7x7 6 के 6 एनआर उसी के पास थे। तो दोनों 7x7 के दिमाग में अच्छा लगा। और फिर इवेंचुअली शेल्डन ने 6x6 के भी एनआर तोड़े। तो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि बिग क्यूब्स को थोड़ा स्प्लिट है अब इंडिया में, है ना। कोई ऐसा एज सच फास्टेस्ट सॉल्वर नहीं है, कुछ 2-3 लोग हैं जो एनआर के लायक। हाँ। आपका 7x7 का एवरेज कितना होगा? अभी सब 220 हो गया। वो अभी मैं ASR के लिए ग्राइंड कर रहा हूँ, जो अभी सब 2 टूटा है याओ से। तो मैं रिडक्शन के साथ सेफली सब 220 हूँ, लेकिन अब मैं याओ पे स्विच कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसा मेथड है। तो हाँ, एनआर तो मुझे पता है कि मुझे और शेल्डन में से जिसको भी पहले कंपटीशन मिल गया बिग क्यूब्स का, वो एनआर तोड़ देगा वाह। बहुत आराम से। तो अभी बस यही बात है कि एनआर इज नॉट गुड इनफ, राइट। अगर एनआर के लिए मैं सेटल करता, तो मैं 2.5 मिनट पटका रहता, लेकिन अब ASR तोड़ना है, राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका 2 मिनट 20 सेकंड, अगर 7x7 का, मेरा 5x5 का बेस्ट टाइम जो है पीबी जो है वो 2 मिनट 45 सेकंड है। हाँ, तो मतलब बिग क्यूब्स में कंपेयर टू अदर इवेंट शुरू शुरू में प्रोग्रेशन बहुत तेज होती है। मतलब मैंने
5x5 पे 2 दिन में मैंने आई थिंक जिस दिन मैंने सॉल्व करना सीखा उसी दिन मेरा कॉम्पिटिशन एवरेज आ गया था। और कुछ जब मैं एक्चुअली बिग क्यूब्स ढंग से करता नहीं है कि सीख के छोड़ दिया, मुझे लगा 1 हफ्ते में मेरा 5x5 पे 140 150 के आसपास आ गया। बाप रे। तो प्रोग्रेशन बहुत तेज होता है बिग क्यूब्स पे। मेरा भी ये था कि 5x5 मैंने लगभग जब मैंने सीखा उसका 10-15 दिन जो रहता है कि हाँ एक तो क्यूब जब नया सीखते हैं 10-15 दिन उसका क्रेज रहता है। हाँ फिर मैंने उसे 1.5 महीने के लिए ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। उस टाइम मेरा एवरेज था जब मैंने सीखा था अराउंड सब 5 मिनट आता था, जब मैंने वापस पढ़ा सब 3 मिनट आ गया। मैं अलग ही खुश था। तो यही बात है कि मतलब बिग क्यूब्स का टर्निंग बहुत मुश्किल होता है ना, तो जब सॉल्व करते रहते हो टर्निंग की आदत पड़ती रहती है और इम्प्रूवमेंट होता रहता है। जैसे कि 7x7 पे भी लोग काफी हैरान थे जब मैं मतलब कुछ 1-2 महीने में सब 4 हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर से हमारा एनआर मीन आई थिंक लो 3 मिनट्स था, तो सब 4 अगेन इंडिया में बड़ी बात थी उस टाइम। उस टाइम पे मैग्नेटिक क्यूब्स भी नहीं थे ना, तो लोग टर्न हाँ नहीं कर पाते थे। अब तो मैग्नेटिक क्यूब्स है, अब तो कोई भी पूरा क्यूब उठा दुनिया। के तेज। लेकिन उस टाइम पे अच्छी टर्निंग होने की जरूरत पड़ती थी, और मतलब उस टाइम पे जो मैंने अच्छी टर्निंग डेवलप करी, तो मैग्नेटिक क्यूब्स आने के बाद भी मैंने आई थिंक एक पूरा साल नॉन मैग्नेटिक पे ही प्रैक्टिस किया। और फिर जब मैं मैग्नेटिक पे आया तब मैं एनआर स्पीड का हो गया था। तो अभी भी मैं लोगों को, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, लेकिन मैं जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ जिनकी टर्निंग काफी खराब है मैग्नेटिक क्यूब, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि या तो बजट मैग्नेटिक क्यूब पे प्रैक्टिस करो या फिर नॉन मैग्नेटिक पे, क्योंकि थोड़ा बेसलाइन एक्यूरेट टर्निंग होना चाहिए। वरना आप टर्निंग स्पैम करते रहोगे और लॉकअप हो गया। एक तो बिग क्यूब्स पता ही है कितने ज्यादा पॉप होते हैं ना। बाप रे। तो हाँ। अब इसमें आप लोग का क्या बेनिफिट था, आप लोग का सिर्फ नॉन मैग्नेटिक ही एक ऑप्शन था। अब तो ऐसे हाँ, हर एक नॉन क्यूब ऑलमोस्ट मैग्नेटिक मैग्नेटिक हो गया, तो फिर मेरा तो मैग्नेटिक के ऊपर था, तो उसमें मेरा ही टर्निंग में थोड़ा वो प्रॉब्लम आता है। वही, क्योंकि मैग्नेटिक क्यूब्स बहुत फॉरगिविंग है, लेकिन फिर उसी मामले में लोगों की टर्निंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो हाँ शुरू शुरू में मैं अभी भी लोगों को बोलता हूँ कि या तो नॉन मैग्नेटिक क्यूब यूज करो या फिर बर्दाश्त हो ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो सबको मैग्नेट्स की आदत पड़ गई है ना। उस टाइम पे तो हाँ। बहुत नई चीज। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर कोई बजट क्यूब यूज कर लो सिर्फ शुरू शुरू के स्टेजेस में, ताकि टर्निंग थोड़ी ढंग की हो जाए, ताकि जब फ्लैगशिप यूज करो, क्योंकि फ्लैगशिप में क्या होता है कॉर्नर कटिंग बेटर होती है, लेकिन उसी बात में पॉप्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है क्यूब में, तो अगर टर्निंग हम्म। अच्छी ना हो काफी खराब पॉप्स हो सकता है। और कंपटीशन में पॉप्स मतलब आपका बहुत खराब लग रहता है। हाँ, मैंने 6x6 का एनआर मीन पॉप की वजह से मिस करा। मैंने उस टाइम पे एनआर मीन 140, अभी भी 142 ही है, उस टाइम पे भी 142 ही था। मेरा पहले सॉल्व पे 138 सिंगल आया, फिर दूसरे सॉल्व पे पॉप हो गया, तो तीसरे सॉल्व पे मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब एनआर मीन नहीं आ सकता। तो एक तो बिक्यूज में ये भी प्रॉब्लम है ना कि 3x3 की तरह नहीं है। 3x3 में अगर एक 20 सेकंड का सॉल्व आ जाए, अगर बाकी के सॉल्व ढंग के हो 20 सेकंड का सॉल्व मैटर ही नहीं करेगा, एवरेज। लेकिन सॉल्व है वो मैटर करता है। तो अब जो लोग एक्सट्रीम बिगनर्स, मतलब कि बिगनर्स नहीं बोलूंगा, जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं क्यूबिंग, क्योंकि जो लोग चाहते हैं क्यूबिंग स्टार्ट करें, तो उनके लिए क्या टिप रहेगी, कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं कहूँ तो मैं सबको हमेशा क्यूब स्किल्स की तरफ डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बोला था सिर्फ 2-3 बड़े चैनल्स थे जिनका कंटेंट भी कुछ खास नहीं था, बहुत चीजें खुद से फिगर आउट करनी पड़ी। अब क्यूब स्किल्स सब जानते हैं फीलिक्स रन करता है, और मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि फीलिक्स रन करता है अच्छा खेलता है, हाँ उसके मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है। मॉड्यूल्स को देख के पता चलता है कि ठीक है ये मॉड्यूल कर लूंगा, फिर उसके बाद ये मॉड्यूल करना है, एंड देन प्रोग्रेशन पता होता है। तो मैं मतलब एक चैनल अगर रेकमेंड करना हो लोगों को, मैं क्यूब स्किल्स बोलता हूँ कि मतलब उसके अलावा कुछ खास जरूरत नहीं है। मैं अभी भी क्यूब स्किल्स के मॉड्यूल्स को फॉलो करता हूँ थियोरेटिकल बिग क्यूब्स के लिए, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर है। क्योंकि वरना अगर खुद से रिसोर्सेज ढूंढने लग जाओगे पागल हो जाओगे। अगर तुम लुक अहेड सर्च करो यूट्यूब पे, 1 करोड़ ट्यूटोरियल्स आएंगे, कैसे पता उनमें से कौन सा है ना। और काफी लोगों को पता भी नहीं होता लुक अहेड होता क्या है, लेकिन उनको बस हाँ। वीडियो बनाने के व्यूज मिलेंगे ना। और अगर तुम बिगिनर हो तुम्हें तो पता नहीं कि इसको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है ना। तो मैं तो कहूंगा क्यूब स्किल्स पे जाओ। सबसे ज्यादा अपने फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान दो। फिंगर ट्रिक्स बहुत लोगों के बेकार बहुत। होते हैं, लेकिन सबसे फंडामेंटल चीज है। तो फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान दो, वॉक थ्रूज देखो। अभी स्पीड क्यूब डीबी आ गया है, वहां पे लोगों के सॉल्व रिकंस्ट्रक्शंस देखो, उनसे सीखो। तो जो अच्छे रिसोर्सेज है जो हमारे टाइम पे नहीं थे उनका फायदा हो, राइट, ताकि
अभी कोई ऐसी वीकनेस ना डेवलप हो जाए जो बाद में बहुत दिक्कत करे। जैसे कि मेरा एक बिग क्यूब्स में है कि ये मुझे लगता है मेरे अलावा कोई वर्ल्ड क्लास बिग क्यूब सॉल्वर दुनिया में नहीं करता। मैं रिडक्शन करता हूँ, पहले 8 एजेस मेरे व्हाइट एंड येलो होने पड़ते हैं। मैं कलर न्यूट्रल नहीं हुआ एज पेयरिंग में, क्योंकि ये आदत मेरे साथ टिकी रही है और अब तक मैं छोड़ नहीं पाया हूँ उस आदत को। तो मैं कलर न्यूट्रल करने की कोशिश करता हूँ, होता ही नहीं है मुझसे। तो वही है कि अगर कोई अच्छे स्ट्रक्चर्ड ट्यूटोरियल्स फॉलो करोगे देन तुम्हारा ही फायदा है लेटर डाउन द लाइन। तो जैसे एक जन क्वेश्चन आया था कि जैसे बिग क्यूब्स जो है इंडिया में स्पेशली बहुत अनपॉपुलर होंगी, बहुत मेनली जो लोग हैं 3x3 के ऊपर ही फोकस करते हैं या फिर 4x4 ये सब बेसिक क्यूब्स में आता है इंडिया में। बिग क्यूब्स रेयरली कोई कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं, तो आप फिर डिमोटिवेट नहीं रहते कि आपका जो मेन इवेंट है उसी में वही है ही नहीं कंपटीशन में? देखो ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट मैं खुश हूं कि उतने फ्रीक्वेंट कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनका एक सॉल्विंग स्टाइल होता है, उसी से टिके रहते हैं, क्योंकि उनको हर कंपटीशन में अच्छा करना है। अब अगर हर कंपटीशन में 3x3 है और तुम हर कंपटीशन में अच्छा करना चाहते हो, मतलब महीने में एक बार CSUL में जैसे कि 3x3 होता हाँ। है ना, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है कि तुम खुद के टेक्निक्स डेवलप करो। अब मेरा फायदा ये है कि बिग क्यूब कॉम्पिटिशन के बीच में इतना टाइम है कि अगर मुझे कुछ नया सीखना है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, क्योंकि वो प्रेशर नहीं रहता अच्छा परफॉर्म करने का। मैं ये मतलब जब WCA कॉम्पिटिशन्स होते थे और लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते थे, मैं उनको कहता था कि जरूरत पड़े तो एक तो कॉम्पिटिशन्स का ब्रेक ले लो, बस अपनी मतलब वीकनेसेस को सुधारो, वो टाइम ब्रेक ले लो। कॉम्पिटिशन्स कहीं मतलब उस टाइम पे मैंने बोला था कॉम्पिटिशन्स कहीं नहीं जा रहे, फिर कोविड आ गया, बोला तो वो काफी बेइज्जती हो गई। बट यही बात है कि जब एक इवेंट ज्यादा फ्रीक्वेंटली होल्ड नहीं होता, मुझे टाइम मिलता है कि मैं एक्चुअली थोड़ा ढंग से कॉन्शियस प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्योंकि वरना जिसकी 3x3 में मैं बार बार CSUL में खराब करे जा रहा हूँ फाइनल्स में, क्योंकि जो चीजें मैं लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है इम्प्लीमेंट करने का अगले कॉम्पिटिशन आ जाने से पहले। क्योंकि एक महीना कुछ भी नहीं है, एक महीना देखते देखते गुजर जाता है, अभी तो आधा साल खत्म हो गया हमारा, हाँ। है ना। तो इसलिए मैं अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स में 3x3 का ब्रेक लूंगा, ताकि मैं थोड़ा सा अपने वीकनेस को सुधार पाऊँ। तो मैं खुश हूँ कि बिग क्यूब ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे, क्योंकि अगर बिग क्यूब कंपटीशन हुआ और मैंने पार्ट, ऐसा हो चुका है कि एक CSUL में बिग क्यूब थे, तो उस टाइम पे मैं ऑनलाइन कंपटीशन में ज्यादा पार्ट नहीं लेता था। इंस्टाग्राम पे लोग DM कर गए, भैया आपने पार्ट क्यों नहीं लिया। मतलब DM मेरे उसी से भर गए कि अरे आप पार्ट लेते तो जीत जाते हैं। लाइक वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ, और फिर अब मैंने इंप्रूव किया है ना। इसलिए मैं अभी काफी, अगर कॉम्पिटिशन होते रहते मैं शायद कुछ 10-20 सेकंड स्लोअर होता। हम्म। तो जो भी व्यूअर्स है समझ गए कि कितना अच्छा प्रॉपर्ली एक तो एक्सप्लेनेशन मिल गया कि हाँ इसका भी कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा फायदा है कि सपोज अगर 3x3 जैसे बेसिकली जो भी सब 15 सॉल्वर है, सब 12 पे जो भी हाँ उनको फुल OLL फुल PLL आता है, तो वो सब जो एल्गोरिथम्स है हाँ वो आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। हाँ पर जो हाई लेवल एल्गोरिथम्स है जैसे COLL हुआ है फिर VLS हुआ, ये सब जो ये सब आप लर्न तो कर लेंगे, एल्गोरिथम्स लर्न करने प्रॉब्लम नहीं आती है, इम्प्लीमेंट करने में लुक एट करके फिर उसको याद करना कौन सा केस है ये, हाँ उसमें मेन प्रॉब्लम आती है। अब ये CUSL में हर एक महीने में जो भी CSUL होता है उसमें 3x3 होता ही है, तो अगर आप नया कोई सेट सीख रहे हैं तो आप उतना प्रॉपरली प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। जैसे 7x7 ये सब 3-4 CSUL में एक बार होता है, 3-4 महीने में एक बार, तो उसमें आप कुछ सीख भी रहे तो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और उससे इम्प्रूवमेंट भी ले पाएंगे। तो ये बहुत और अच्छा मतलब पॉइंट लगा मुझे। ये WCA कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। तो मैंने बोला था ना कि मेरे 2 कॉम्पिटिशन थे, मुझे लग रहा है कुछ 1 महीने के गैप में, और मैंने दोनों टाइम 7x7 का एनआर कुछ 1 सेकंड से कम से मिस करा। उसके बाद मुझे कुछ 4-5 महीने का ब्रेक मिला नेशनल से पहले, तो उसमें मैंने ग्राइंड करा, अपनी वीकनेसेस सुधारे, और फिर मैंने 11 सेकंड से एनआर मीन तोड़ा, है ना। तो ये लोगों को समझ में आना है। देखो जो नए क्यूबर्स होते हैं उनको तो बस प्रैक्टिस करना है और वो इम्प्रूव करेंगे ना, तो वो चाहते हैं कि, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि यार मतलब ऑर्गेनाइजर्स को बोलो कि और भी फ्रीक्वेंटली कॉम्प्स रखें। अब मेरे लिए महीने में एक बार ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ये हाँ। लोग चाहते हैं कि हर हफ्ते एक कॉम्पिटिशन हो। इनको बाद में जाके समझ आएगा, जब इनको एक्चुअली कॉन्शियसली चीजें ठीक करनी पड़ेगी अपने सॉल्व में, इनको तब समझ आएगा कि हाँ ये सब करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। कि इस कंपटीशन में मैंने पार्ट नहीं लिया, ठीक है,
लेकिन मैंने खुद को इम्प्रूव किया ताकि मैं अगले कॉम्पिटिशन में और भी बेटर करूँ, है ना? इसका आई थिंक मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ हसनैन का। तो वो हाँ। लड़का अभी सब एज हो चुका है। जो लोग हम्म। जानते नहीं हसनैन जानता बिलाल हूँ। को, हाँ। काफी अप एंड कमिंग सॉल्वर है इंडिया में। उसने हाँ। हाँ। काफी टाइम से कंप्लीट नहीं करा क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था। और अब 3 कंसेक्यूटिव सीएसयूएल में, जहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस सॉल्वर्स होते हैं, मतलब सॉरी, एक सीएसयूएल और 2 दो स्पीड क्यूबिन क्यूलिनो, अनलॉक। सब में सेकंड आया है और ये सून एक कंपटीशन जीतेगा भी। हाँ। मुझे हाँ। पता है फॉर क्योंकि उसने समझदारी करी है ना। वो मेरी तरह नहीं था कि हर महीने compete करा, नहीं, उसने पहले तेज हुआ और फिर compete करा। उसके सॉल्व्स में भी वीकनेसेस कम है, उसके सॉल्व्स बहुत सॉलिड है, बहुत प्रिपेयर्ड है बंदा अगले कंपटीशन के लिए। इसलिए तो जो कमेंटेटर थे उन्होंने भी कहा कि आप पहले अगर हो सकता है तो फॉरेन की फ्लाइट पकड़िए और जाइए और वहाँ पर कंपटीशन पहले खेल के आइए। हाँ, क्योंकि उसने आई थिंक डब्ल्यूसी कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा पार्ट नहीं लिया है, तो अब मैं हाँ। बस होप कर रहा हूँ कि जल्दी में कॉम्पिटिशन्स मिल जाए। हाँ। हाँ। तो आपके ख्याल से क्या कोई ऐसा इंडियन कंपनी होगा, मतलब प्योर इंडियन कंपनी, जो क्यूब मैन्युफैक्चरिंग करे या स्पीड क्यूब जैसे गैन हुआ, ये सब जो मेन क्यूब ब्रांड्स है, वैसे कोई इंडियन कंपनी आएगा? ये क्यूब ले लो तो स्टोर है, उसका है अपना भी, पर प्रॉपर वैसा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। तो देखो, थोड़ा सा ये टची सब्जेक्ट है क्योंकि द थिंग इज कि चाइना एंड इंडिया दोनों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लेबर बहुत चीप होता है ना? लेकिन आई थिंक इंडिया में लेबर चाइना जितना चीप नहीं है। चाइना में लेबर कॉस्ट वगैरह फिर इंपोर्ट वगैरह करना, वो स्टिल इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से बेटर रहेगा। मतलब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इस इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें, चाइना ज्यादा सेंस बनाता है कंपेयर टू इंडिया। इसलिए हम अभी भी चाइना से क्यूब्स का इंपोर्ट ले रहे हैं। आई थिंक चाइना के बाहर कोई है ही नहीं क्यूब मैन्युफैक्चरर टू माय नॉलेज। हाँ। अगर है तो कोई जाना माना नहीं है। हाँ। और हाँ, कहने के लिए तो थियोरेटिकली इंडिया में कर सकते हैं, बट द थिंग इज चाइना में ऑलरेडी वो इंडस्ट्री काफी सॉलिडिफाई हो चुकी है, तो मुश्किल होगा इंडिया में वो कोई। कॉम्पीट करना, फिर वो इंडस्ट्री फिर वो चलेगा भी, तो बात तो वही आता है कि इंडस्ट्री खुलने में प्रॉब्लम नहीं है, पर चलाने में कंटिन्यू आदमी खरीदे तब ना वो लोग का चलेगा। हाँ, और ये भी प्रॉब्लम है कि अभी अभी नहीं, मतलब कुछ 5 साल से क्यू के मैकेनिज्म्स बेसिकली परफेक्ट हो चुके हैं। ज्यादा कुछ इनोवेशन करने को रहा नहीं है। ऐसा कोई नई चीज नहीं है जो, जैसे कि अगर कोई इंडियन मार्केट लाए, ऐसी कोई नई चीज नहीं है जिसको देख के बहुत लोग खरीदना चाहेंगे। बाकी सारे क्यूब्स की तरह ही होगा, मतलब कितना ही और हम्म। इम्प्रूव कर लो क्यूब्स को, है ना? अभी काफी सालों से क्यूब मैकेनिज्म काफी सॉलिडिफाई हो चुका है, काफी परफेक्ट हो चुका है। आपके ख्याल से इंडिया का जो क्यूबिंग का सिचुएशन है वो अभी कैसा और फ्यूचर में कैसा होगा? अभी ऐसा है कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन की वजह से एंड अगेन लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन मेरे लिए, इसका ये मतलब है कि मेरे पिछले कंपटीशन से मेरे अगले कंपटीशन में बहुत लंबा स्ट्रेच है जिसमें मैं बिग क्यूब्स पे प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। वही लोग कर रहे हैं क्योंकि अभी उनको पता है कि नियर फ्यूचर में कोई कंपटीशन नहीं है, वो ज्यादा ऑप्टिमली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, है ना? तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिया में काफी अप एंड कमिंग क्यूबर्स है, काफी टैलेंटेड, जैसे मैंने बोला 3x3 में हसनैन अच्छा है, अपेरेंटली वो ओएच में भी अच्छा है। बिग क्यूब्स में अक्षांश को जानते हो? तो वो 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 में काफी अच्छा करने लगा है। और फिर ऑब्वियसली 3x3 में आर्यन इम्प्रूव कर रहा है। बिग क्यूज में भी मैं अभी इम्प्रूव कर पा रहा हूँ क्योंकि, तो मैं मुझे तो यही लग रहा है कि अब रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, लोगों के पास टाइम भी इतना है। तो और मतलब अभी ये भी है कि सीएसयूएल और मंकी लीग की वजह से क्यूबिंग धीरे धीरे एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट भी बन रहा है। तो अब और लोगों को पता है कि स्पीड क्यूबिंग जैसी चीज होती है, तो मोर हाँ। पीपल आर गेटिंग इनटू द हॉबी, और लोग इस हॉबी में आ रहे हैं। तो फिर इन द फ्यूचर इंडिया, मतलब जो यूएसए एंड चाइना का अभी कंपेटिटिव स्टेट है, इंडिया उस लेवल पे काफी जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि कोई ना कोई नए टैलेंट्स होंगे। मतलब अगर कितना, अगर 10 लाख लोग क्यूबिंग करना शुरू करें, उनमें से कम 5 या 6 तो वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल के लोग होंगे। तो हाँ। मुझे लग रहा है कि इंडिया में, जैसे कि अभी बिग क्यूब्स में, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ब्रैग नहीं करना चाह रहा, लेकिन 6x6 और 7x7 में मेरे और शेल्डन के अलावा कोई नहीं है अभी, एटलीस्ट कोई जो compete करता है। लेकिन फ्यूचर हाँ। में हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जो मेरे और शेल्डन दोनों की धज्जियां उड़ा दे, जिसको मैं अभी जानता भी नहीं हूँ, है ना? तो
यही बात है कि पीपल आर गेटिंग एक्सपोज टू क्यूबिंग एट एन इवन यंगर एज, और मतलब मैंने क्यूबिंग रिलेटिवली लेट स्टार्ट करी, मैं 13 साल का था, लोग 6-7 की उम्र से क्यूबिंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं तो काइंड ऑफ अभी ओल्डर क्यूबर हो, 21 साल का हूँ। तो यही है कि जो अगर बच्चे इफ दे गेट इनटू एन इवेंट अर्ली इनफ तो फिर वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं। आई थिंक इंडिया से और वर्ल्ड क्लास क्यूबर्स आएंगे। हम्म। और जैसे ये भी है कि जैसे जो कंपटीशन जो लास्ट हुए थे, जो मेन इवेंट जो आप बोल सकते हैं इंडिया का जो हुआ था, वो था आपका नेशनल्स। उसके बाद हुए हम्म, इवेंट्स, पर नेशनल्स जो 2019 में, वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट इवेंट में आप बोल सकते हैं क्यूबिंग का था लास्ट। अब उसमें जो रिकॉर्ड्स अगर टूटे और जो भी बाकी थे, हाँ, जो टूटे हुआ समझ लीजिए मैच टू मैच 2020 के फर्स्ट मंथ का टूटे हैं। उसके बाद लॉकडाउन चल गया। अब उसके बाद जो लोगों ने इम्प्रूव किया है, हाँ, लास्ट आप समझिए 1.5 साल से ऊपर हो गया जो लोगों ने इम्प्रूव किया है। और जो उस टाइम जो नेशनल रिकॉर्ड बना होगा, हाँ, अभी लोगों का एवरेज जो उस फील्ड में उससे भी कम होगा। मतलब बिग क्यूब्स का मेनली बात कर रहा हूँ, 3x3 में नेशनल रिकॉर्ड एवरेज वगैरह बहुत जन का आया है। जैसे सिंगल्स वगैरह भी, जैसे आपका भी देखा मैंने, आर्यन भैया का भी देखा, तो बहुत अच्छा अच्छा सिंगल्स आया, तो उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। अब मेरे ख्याल से तो ऐसा हो कि फर्स्ट कंपटीशन जो भी होगा इंडिया का मेजर में, मतलब कि प्रॉपरली रिनोन्ड, ये नहीं कि कोई छोटा सा कर रहा है, वैसे नहीं, रिनोन्ड कंपटीशन, उसमें तो मेरे ख्याल से तो बहुत सारे नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, बहुत सारे। हाँ अभी बात यही है ना कि 1.5 साल से कोई नेशनल रिकॉर्ड टूटा नहीं है। जैसे कि बिग क्यूब्स में मैं और शेल्डन काफी फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, और हमें पता है कि हम दोनों में से जिसका भी पहला कंपटीशन होगा, करंट नेशनल रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। मतलब अभी 6x6 में मेरा एवरेज अराउंड 132 133 हो गया है, एनआर मीन हमारा 142 है, एनआर सिंगल हमारा 132 है यार। देख रहे हो, मतलब पैरिटी के साथ ही एनआर टूट जाएंगे। शर्मा सर में भी मैं सब 220 हूँ, शेल्डन आई थिंक एटलीस्ट सब 230 है, हमारा एनआर मीन 232 है ना। तो वो टूटेगा ही टूटेगा, अगर नर्व्स भी हो जाए, +2 भी हो जाए हर सॉल्व पे। इतनी मेहनत कर चुके हैं हम लोग कि हम एनआर से इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि एनआर के लिए सेटल मत करो। हमारे एनआर कोई बड़ी बात नहीं है, 3x3 में हमारे पास सब 7 एवरेज तक नहीं है अब तक। ठीक है, एनआर पे सेटल मत करो। आर्यन को देखो, वो तो काफी टाइम से सब 7 है, उसका कॉम्प में एक सब 7 फेल हुआ था +2 की वजह से, वो बहुत टाइम से सब 7 है, लेकिन अभी भी मेहनत कर रहा है क्योंकि मतलब ही वांट्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ। वो लोगों का एम होना चाहिए, क्योंकि वरना क्या होता है, ये मैंने गलती करी थी, एनआर टूटने के बाद मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा गोल उस टाइम पे एनआर था। बिल्कुल आलसी हो गया था मैं, और तब से मतलब नेशनल्स 2019 पे जो मैंने मीन तोड़ा था, वो अब तक मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, सिंगल और मीन दोनों। तो वो मैंने गलती कर दी थी, मैंने मेहनत नहीं करी उसके बियॉन्ड। तो मतलब बस मेहनत करो, वर्ल्ड क्लास बनने का एम करो। एनआरस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ एनआरस बताऊंगा हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एनडीएलडी बहुत अच्छा है, ओएच बहुत अच्छा है, मेगामिक्स बहुत अच्छा है, तो कुछ कुछ एनआरस बहुत सही है, 2x2 काफी अच्छा है, हाँ। 3x3 सिंगल अच्छा है, सब 5 है। बट स्पेशली अगर बिग क्यूब्स देखो या फिर मतलब बिग क्यूब्स ही है, बिग हाँ। क्यूब्स और हाँ। 3x3 देखो, हम काफी पीछे है यार बाकी दुनिया से। हाँ। इन 2x2 को जो है, 4 मूव स्क्रैम्बल जैसे 0.66 सेकंड जो नेशनल रिकॉर्ड है, उसको तोड़ना ही एक हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जितना है। अब यही बात है कि देखो, अब 2x2 भी ऐसा डेवलप हो चुका है कि अगर किसी को भी 4 मूवर मिल जाए इंडिया में, वो वही। तोड़ देंगे ना। बोला 4 मूवर 0.6 में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रीटी हाँ। श्योर आई थिंक निखिल सोरस का है। जितना मुझे याद है, हाँ। हाँ तो मतलब आई एम प्रीटी श्योर उसने सेफ्टी किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो 4 मूव 0.6 से काफी तेज कर सकता है ना। लेकिन फिर वो +2 हो जाए अगर 4 मूवर है, तो बहुत खराब लगता है 2x2 में, तो कि नेशनल रिकॉर्ड आई अगर टूट गया +2 के कारण। हाँ आई थिंक फिलिक्स के साथ हुआ था एक बार, उसका 0.4 समथिंग आया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल होता बट +2 हुआ। आई थिंक मैंने वही। वीडियो देखा तो कुछ वही। ऐसा। हाँ तो यही बात है कि चलो रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, हाँ। रेगुलेशंस को थोड़ी अब तो सामने वाले भावना कारण तो नहीं रूल्स तोड़ देंगे। हाँ। तो मतलब यही है कि एनआर के लिए सेटल मत करो। 5x5 में भी हमारा एनआर एवरेज 53 है, मेरा करंट एवरेज 51 52 है, लेकिन नहीं, अब मुझे एएसआर के लिए ग्राइंड कर, ठीक है। और फिर अगर कभी एएसआर टूटे, जो क्या पता ना हो, लेकिन अगर कभी टूटे तो फिर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एम करूंगा। इंप्रूव करते रहना है जब तक ह्यूमनली पॉसिबल हो, वो मेरा गोल है। अभी कुछ टाइम पहले तो ये था कि क्या बोलते हैं, सब 3 जो है वो एक हिसाब से इम्पॉसिबल है। हाँ, मतलब कि 3x3 पे सब 3 सेकेंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और एक तो वीडियो भी कौन सा चैनल था मैं भूल गया,
उन्होंने वीडियो पोस्ट किया व्हाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व अ 3x3 क्यूब इन लेस देन 3 सेकंड। अब वो भी इतना सारा जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें इतने सारे लोगों ने अभी लॉकडाउन में बैठे बैठे सब 3 सिंगल्स लाया है। हाँ, तो उसमें भी वो भी एक हाँ किसी भी चीज का हद नहीं है जब तक पूरा पता नहीं चले लास्ट तक। आई थिंक काफी लोगों के पास अब तो सब थ्री, बेन बैरन, पैट्रिक पॉन्स, टीमोन, लियो। लियो, रुइहांग ऑफ कोर्स, और किसी के पास है क्या? आई डोंट थिंक सो। पता नहीं फिर। हाँ नहीं, हो भी सकता है। तो हाँ। यही बात है। एक और चीज मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि यार मतलब बिग क्यूब्स करते हुए 5x5 पे एक क्लाइंट था, कहता है मैं 3x3 स्टेज पे 1 मिनट तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन फिर मेरा सॉल्व 1 मिनट 20 सेकंड होता है क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो तुम्हें ये जानना है कि टाइमिंग मैटर नहीं करता है। टाइम को छोड़ दो, अगर तुम अपने सॉल्व में इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो, तुम्हारा टाइम ड्रॉप करेगा। मैं जब भी घर पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपना टाइमर अपडेट ऑफ कर देता हूँ। मुझे देखना नहीं है खुद के स्प्लिट्स, मुझे देखना है कि जो चीज मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं वो फिक्स कर रहा हूँ या नहीं, हम्म। है ना? वो फिक्स कर दिया तो दैट इज ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट, क्योंकि दैट इज अ वीकनेस जो तुमने ठीक करा है, राइट? तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बैरियर्स मैटर नहीं करते, वो ज्यादा साइकोलॉजिकल है। मतलब तुम खुद सोचो, हम सब 10 को सब 10.2 से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, जबकि दोनों प्रीटी मच इक्वली इक्वल बैरियर है ना? सब 10 हम्म। को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि 9 सेकंड सुनने में अच्छा लगता है, 10.1 सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता, बस यही रीजन है। और ये फिर मेंटल बैरियर बन जाता है। सब 10 मुश्किल होने की कोई जरूरत है ही नहीं। 5x5 पे भी देखो कितने लोग सब 1 के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सब 1 टूटते ही 59, 58, 57 ये सारे बैरियर्स तोड़ देते हैं। कैसे? ये सारे बैरियर्स तो मुश्किल है सब 1 से, लेकिन सब 1 वो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना। वो जो तो दिमाग में ठन जाता है वो, फिर वो सामने वाले का जब दिमाग के साथ खेलने लग जाए कि ये टूटा नहीं टूटा नहीं टूटा नहीं, फिर वो टूट जाता है तो फिर वो इजीली इंप्रूव करने लग जाता है आदमी, जब तो हाँ दूसरा जैसे कि बैरियर नहीं रोकता। आई थिंक सब 3 पहला पैट्रिक पॉन्स का आया था 2.99। उसके बाद क्या, अब तो दो लोगों के पास मिड 2 है, मतलब रुइहांग और मैक्स पार्क दोनों के पास 2.68 है वही। ना? मतलब तो अभी 3 की एवरेज आई एम प्रीटी श्योर ऑफिशियली काफी जल्दी लो 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर रुइहांग का नहीं पता, पर अगर टीमोन के एवरेज से देखो, थोड़ा बहुत लॉकअप करा है बंदे ने, और मतलब लास्ट सॉल्व पे थोड़ा सा नर्वस हुआ है। लो 5 एवरेज टीमोन तोड़ सकता है, मैटी तोड़ सकता है, रुइहांग तोड़ सकता है, फीलिक्स खुद भी तोड़ सकता है। आई एम नॉट रूलिंग फीलिक्स आउट। तो यही है कि बैरियर्स कंप्लीटली मेंटल होते हैं यार। मतलब इसलिए मैं बस। कहता हूँ कि मतलब कॉल्स में इंप्रूवमेंट्स करो, हाँ, बैरियर अपने आप टूट जाएगा। वही जैसे अब मैं भी सब 15 जो बना, सब 15 मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ था, सब 15 सब 15 सब 15, तो उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर मैं सब 15 बन भी चुका हूँ तब भी मुझे लग रहा नहीं, एक दो सॉल्व खराब आया, जैसे मेरी आपसे उस टाइम प्रॉपर बातचीत होती रहती थी। हाँ, तो एक दो सॉल्व खराब आया तो फिर उसमें फिर मैं सब 15 नहीं बना, फिर जब बन गया उससे फिर आराम से अभी मैं ऑलमोस्ट सब 13 बन चुका हूँ, क्योंकि मैं जुलाई में बना था सब हाँ 15, ऑलमोस्ट अभी मैं सब 13 बन चुका हूँ। अभी मैं अपना ग्लोबल के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि 1000 सॉल्व का ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अराउंड सब 13 के आसपास हूँ, तो उसलिए वो एक तो जब मेंटल बैरियर खत्म हो जाता है तो आसानी से आदमी जो है इजीली स्मूथली नीचे आ जाता है टाइम में, पर जब मेंटल बैरियर रहेगा तब तो कोई। मेरे दूसरे डब्ल्यूसीए कॉम्प में, मेरे पहले डब्ल्यूसीए कॉम्प में 3x3 नहीं था, दूसरे में था। मैं उस टाइम पे बहुत मेहनत से मैंने सब 20 तोड़ा था। मतलब यानी 3-4 महीने क्यूबिंग करके सब 20 मैंने फाइनली तोड़ा। उसके बाद के बैरियर इतने आसान हो गए कि मैंने जब कंप्लीट किया, 2 बार मेरा 15 एवरेज आया कंपटीशन में, ओवरऑल पीपी, और फाइनल में मेरा सब 15 भी आया। मतलब मेरे पहले ही 3x3 के कॉम्प पे मेरा सब 15 टूट चुका था बैरियर, और सिंगल भी मेरा आई थिंक सब 12 आया। तो यही है कि बैरियर्स कंप्लीटली मेंटल होते हैं, अपने सॉल्व पे फोकस करो, बैरियर अपना टूट जाएगा। तो और एक क्वेश्चन था कि जो लोग हैं वो कैसे बड़े क्यूज पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। तो लाइक यू सेड, इंडिया में बिग क्यूब्स उतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली मोस्ट लोगों को करने में मजे नहीं है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैं 3x3 करता हूँ, 4x4 करता हूँ, मुझे आपकी तरह होना है, मुझे बिग क्यूब्स करने हैं, लेकिन मुझे मजे नहीं आ रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ तो फिर कर क्यों रहे हो? पसंद नहीं है इवेंट तो मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है क्यूबिक लाइफ का। अगर मेरा डब्ल्यूसीए प्रोफाइल नहीं हो गया, इनिशियली मैं 2x2 और पिरामिड्स बहुत करता था, क्योंकि जिन लोगों को मैं आइडलाइज करता था, जैसे कि 2x2 में मैं लुकास एटर को आइडलाइज करता था,
और मैं ड्रू ब्रैड्स को आइडलाइज करता था। ड्रू ब्रैड्स इज माय फेवरेट कीपर। हाँ उस टाइम पिरामिड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था। हाँ हाँ मैं पिरामिड्स करने लगा, मुझे इवेंट पसंद नहीं था, बहुत नफरत है मुझे उस इवेंट से, लेकिन मैं करता था और फिर अब मेरा कुछ 4.4 ऑफिशियल एवरेज है। मैं रिग्रेट करता हूँ क्योंकि वही टाइम अगर मैंने बिग क्यूब्स पे स्पेंड किए होते मैं अभी और भी तेज होता। तो यू हैव टू लव द इवेंट। एक ही टिप दे सकता हूँ मैं बिग क्यूब्स के लिए, कंसिस्टेंसी। रोज सॉल्व्स करो, और वो तुम सिर्फ तभी करोगे अगर तुम्हें इवेंट एक्चुअली पसंद पसंद है। हाँ राइट। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, एक इवेंट करते हैं और उसमें तेज हो जाते हैं राइट, हाँ और फिर उनको लगता है कि उनको वो इवेंट करते रहना पड़ेगा क्योंकि वो तेज हो चुके हैं, बिकॉज दे हैव समथिंग टू प्रूव राइट। जैसे कि बिग क्यूब्स अभी मैं पार्टली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एएसआर तोड़ना है, पार्टली कर रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है, बट पार्टली इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास इंडिया में अच्छी लीड है, तो मुझे हाँ लीड मेंटेन है ना। तो यही मैं लोगों को कहूंगा कि अगर कोई गोल है एक इवेंट में, यू हैव टू लव द इवेंट। कोई रैंडम इवेंट पिकअप मत करो जस्ट बिकॉज तुम्हारा फेवरेट कीपर कर रहा हाँ है ना।